जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज ये आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है और ये 20 संभावित प्रश्न है आज भी। ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे मैथ में, वो सारे के सारे इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जितने मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं या मैंने मैथ में जो क्लासेस ली है। ठीक है। अगर आपको मैथ में 20 में से 20 करने हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जितना भी मैंने मैथ में पढ़ाया है सब कुछ कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन है। बेल वृत्ताकार बेलन के लिए इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। ठीक है। बेलन की त्रिज्या यानी कि आर दी गई है 2 और जी एच दिया गया है आपको 9। ठीक है। इसे पिघलाकर 24 मीटर व्यास वाले गोले में डाला जाता है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन क्वेश्चनों में क्या मानना पड़ता है। जैसे आर बराबर हमने 2 मान लिया तो रेशियो में आपको 2 नहीं मानना, 2x मानना है। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। और इसमें भी आपको x मानना है। क्यों मानना है मैं आपको बताऊंगा, आपको भी पता चलेगा कि x मानने से ही क्वेश्चन होगा, बाकी 2 और 9 मानने से क्वेश्चन नहीं होगा। इससे पिघलाकर, तो यानी कि पिघलाना है इसको, इसको पिघलाना है तो पिघलाने के बाद क्या निकलेगा, आपका टोटल जितना आयतन होगा उसके बराबर आपकी धातु निकल जाएगी। तो यानी कि आपको क्या बताना है, आपको बेलन का आयतन बताना है। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच होता है। ठीक है। तो कर लेंगे, पाई क्या होगा, पाई का पाई ऐसे ही रख लेंगे। आर कितना है हमारा, 2r स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2r की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। इंटू क्या है 9x है और बराबर हमें क्या क्या बनाना है, हमें बनाना है कि इसे पिघलाकर 24 मीटर व्यास के गोले में ढाला जाता है। यानी कि गोले में डाल दिया। ठीक है, कहीं में गोले में। और गोले में जब ढालेंगे तो जितनी धातु इसकी बेलन की निकलेगी उतनी ही धातु का क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो यानी कि गोले का भी हमें आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है। बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, गोले का हो गया 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें व्यास दिया है। ठीक है। अब ये जैसे व्रत है, इसमें ये व्यास दे दिया हमें। ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी इसकी व्यास की आधी। ठीक है। त्रिज्या होगी व्यास की आधी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 की आधी कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी 12 मीटर। ठीक है। अब इसमें डाला जाता है यानी कि इसके आयतन में रख दीजिए। तो 4/3 ये सब कुछ बराबर होगा, 4/3 पाई और की 3 यानी कि 12 और गुणा 12 और गुणा इसके भी 12। ठीक है। ये दोनों चीजें बराबर हो जाएगी। अब तो हम क्या करेंगे, पाई 2 दूनी 4x² और प्लस सॉरी गुणा होगा, गुणा 9x बराबर क्या होगा, 4/3 पाई 12 इंटू 12 तो क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, बराबर में है, इधर यहाँ पे गुणा में है ये पाई, इधर जाने के बाद आपका भाग में हो जाएगा तो हम यहीं से काट देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे 12, 4 तिया 12। ठीक है, ये भी कट गया। अब 3 से ये 3 काट देंगे। ठीक है। अब 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब 3 से क्या करेंगे, 3 से ये 12 काट देंगे, कितनी बार, 4 बार। ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास x की पावर 2 और गुणा x बचा। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 4 गुणा 4 और गुणा 4 बच गया। ठीक है। तो x की पावर 3 हो गया यहाँ पे और बराबर कितना हो गया, 4 गुणा 4 और गुणा 4। ठीक है। तो इस x हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम x ना लेते तो यहीं पे क्या हो जाता, यहीं पे 1 का मान आ जाता, 1 का मान आ जाता, 4 चौक 16 चौका 64 आ जाता 1 का मान। तो उससे हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता, इसलिए हमें x मानना पड़ा। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 क्योंकि इनका भी क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा और इससे क्या होगी, पावर हट जाएगी यानी कि इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा।
ठीक है, आया समझ में? तो x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर हो गया हमारा 4। ठीक है, आगे अब क्या कहा इसने, प्रक्रिया में कोई धातु बर्बाद नहीं हुई है, तो यानी कि दोनों बराबर ही है। बेलन की ऊंचाई बतानी है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा जब 4 आ गया तो यहाँ पे 9x है ऊंचाई बेलन की, तो 9 गुणा 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 36 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में जाके क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जिन क्वेश्चनों में आपको ऐसे त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात में दी गई हो या फिर कुछ भी अनुपात में दिया गया हो तो उसमें x मान लेना ही सही होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इसमें है यदि इस गांव में लोगों की कुल संख्या कितनी है, 2400 है लोगों की कुल संख्या, और ये टोटल मिलाकर कितना आता है, ये टोटल मिलाकर 100 आ जाएगा। कैसे मैंने पता किया कि ये 100 आ जाएगा, या तो 100 आएगा या 360 आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पे किसी का मान भी 100 नहीं है, 100 नहीं है किसी का मान भी, और ना ही किसी का 80 से ऊपर है मान। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर लिया कि इसका इसका तो जो टोटल है वो 100 होगा, जोड़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 100 का मान दिया गया है हमें, 100 डिग्री का मान, 100% सॉरी, 100% का मान हमें क्या दिया गया है, 2400 दिया गया है। ठीक है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, गांव में बोरो, बोरो कितनी है, आपका 20%, डोंगरी ये है 24%। ठीक है, और आपका मैथिली है आपकी 22%। तो कह रहा है मैं इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या यानी कि जोड़ के बताना हमें, तो ये आ जाएगा 6 और ये भी 6 आ जाएगा, तो टोटल हो गया 66%। तो 66% हो गया, और एक का मान कितना है 24%, तो 66 गुणा 24। ठीक है, 24 पंजे 120, 24 छिका 144, 14 बच गया, और 14 छिका 24 छिका 144, तो 144 और 14 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 158। तो 1584 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 31 दिया गया है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक दिए गए हैं आपके 14। अब देखिए आप, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी कि में से क्या होता है, में से में से वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि अनुपात में बांट देती है। ठीक है, तो 14 और 15 वो इसके भाजक है, किसके, लघुत्तम समापवर्तक के। अब ये भाजक है, ये भाजक है, यानी कि ये क्या है, ये भाग करते हैं उसको, यानी कि ये भी उस संख्या को पूरे का पूरा काट सकते हैं ये। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे हम, 14 संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 गुणा 31 करेंगे, एक संख्या ये हो जाएगी, और 15 गुणा 31 करेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब मैं आपको कहूं कि भाई किसका, आपको 24 का 36 लो, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो इनका में से क्या आ जाएगा, में से तो आ जाएगा इनका 12, लेकिन वे भाजक कौन कौन से आ जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ 14 और 15 है भाजक। ठीक है, यानी कि इनसे भाग करने पर ये संख्या पूरी की पूरी कट रही है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें ये संख्या निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये संख्या निकालनी है, हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसकी इससे गुणा करके ये संख्या आ जाएगी, इससे इसकी गुणा करके ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, आगे आप तो समझ में, तो यानी कि ये हमें 14 और 15, ये वाला जो 2 और 3 है, ये वाला सिस्टम दिया गया है। अब समझ जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी गुणा कर दीजिए, तो 14 एकम 14 का 4 का 1 हासिल का, 14 तिया 42 और 1 43। ठीक है, अब ये आ जाएगा 15 एकम 15 का 5 का 1 हासिल का, 15 तिया 45 और 1 40। तो उसने पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 465 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई।
ठीक है। अब इसने क्या कहा है, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25 की, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 4 से 5 हुआ है। ठीक है। और जी चौड़ाई में क्या हुआ है, चौड़ाई में हुआ है आपका 20% की कमी, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से क्या हो गई, 4 हो गई। अब उसने पूछा है कहीं में क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। ऐसे ही ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गया 20, और ये लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो गया क्या, 20। ठीक है। तो क्या फर्क हो गया, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आ गया समझ में। अगर आपको दिया होता गोले में, गोले की त्रिज्या दी होती, अगर आपको गोले की त्रिज्या अगर दी होती तो क्या होता, गोले में त्रिज्या क्या होती है, पाई आर की 3 होती है, 4/3 पाई आर की 3। तो इसको जैसे हमने एक बार 2 बार किया, तो गोले में हमें ये 3 बार करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर की 3 है। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, दर क्या है यदि दो वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ब्याज 609 रुपये है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को मेरे पास करने का तरीका है, आपकी जो तर्क शक्ति है उसी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको पता है कि 2 साल का ब्याज आपको ऐसे, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ऐसे निकालना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, 2 साल का ब्याज आपको ऐसे निकालना होता है। अगर आपको ट्री मेथड आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 2 साल का पूछा है, यानी कि 1 साल और 2 साल, तो 609 को हम ऐसा किस तरीके से बांट सकते हैं कि यहाँ पे तीन तीन जगह वो आ जाए, और जबकि आपको पता है जितना जितना प्रतिशत इसका यहाँ होता है उतना ही प्रतिशत इसका यहाँ पे होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 609 को आप बांट सकते हैं, यहाँ तो आपको पता है कि तो समान चीज़ें आएगी, यानी कि 300 और 300 में बांट दीजिए। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये साधारण ब्याज है आपका, ये सारा क्या है, साधारण ब्याज है, तो आपको पता है साधारण ब्याज 2 साल में बराबर ही होगा। ठीक है, जो 300 और 300, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दर क्या आ गई यहाँ पे, 9/300 और गुणा 100। तो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट जाएगी, और 3 तिया 9, तो कितने प्रतिशत आ गए, 3% आपके आ गए प्रति वर्ष। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये है करने का, और दूसरा तरीका क्या है इसको, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, जैसे आपको दिया है 609 है। ठीक है, तो 609 निकाल लीजिए, 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये आ जाएगा आपका 6.09%। तो ये कितने सालों का है, ये आपका 2 सालों का है। 1 सालों का अगर हम निकालें तो बटे 2 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6, ठीक है, जीरो, और 9 का उतार लिया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 तो आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 14.4 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो 4.32 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज ब्याज निकाल इसका दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आज, अगर आपको नहीं पता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा समय। ठीक है, अगर आपको दर निकालनी है, और अगर आपको समय निकालना है तो इस समय की जगह दर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ब्याज कितना है, 4.32 है, इंटू 100, और बटे कितना है, मूलधन है आपका 14.4, और गुणा 10 वर्ष। ठीक है, तो इस 10 से एक जीरो ये काट दूं, तो अब ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 43.2, और नीचे आ जाएगा 14.4। अब देखिए, एक छोड़ के दशमलव यहाँ पे है, एक छोड़ के दशमलव यहाँ पे है, तो इन दशमलव को काट लो। ठीक है, यानी कि एक छोड़ के इधर है, एक छोड़ के इधर है, तो हम दशमलव को काट सकते हैं। अगर यहाँ पे होता 12, ऊपर होता 12, नीचे होता 4, तो हम नहीं काट सकते थे। ठीक है, चलिए, तो 14 तिया कितना होता है, 42 होता है, तो क्या आ गया, 3% आ गया, तो इसका भी 3% ही आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों का ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बतानी है। दोस्तों इसका एक तरीका बताता हूं मैं,
आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एलसीएम लेते हो तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आपका तो 4/9 5/6 इसको पहले लिख लो, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में जाके नहीं लिखना है, ठीक है? मैं बताऊँगा एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है। 8/11 स्क्रीन में तो आपको दिखेगा ही ये सब कुछ। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो बड़ी संख्या आप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहली संख्या और जी दूसरी संख्या को लीजिए, इनकी करिए तिरछी गुना। तो 9 पंजे 45 और 6 चौक 24। तो इनमें बड़ा कौन सा आ गया, जो बड़ा आएगा वो आपका क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, यानी कि 45, ठीक है? तो इन दोनों में आ गई 45, 4 5/6 बड़ी। अब इसके साथ हमने कंपैरिजन कर लिया, अब करना है इसके साथ कंपैरिजन 5/6 का। तो 7/12, तो 6 सते 42 तिरछी गुना कर रहे हैं हम, और 12 पंजे 60। अब बड़ी कौन सी हो गई, जिसके ऊपर बड़ी संख्या यानी कि 5/6 फिर से बड़ी आ गई, ठीक है? तो ऐसे ही हमें इसके साथ कंपैरिजन करना है 5/6 का 11/24 के साथ। तो 11 छिका 66, 24 पंजे 120, फिर से कौन सी बड़ी आ गई, फिर से आपकी यही 5/6 ही बड़ी आ गई, ठीक है? अब 5/6 का कंपैरिजन करना है 8/11 के साथ। तो 8 छंग 48 और 11 पंजे 55, ठीक है? तो फिर से कौन सी बड़ी आ गई, यही बड़ी आ गई। तो यानी कि हमने कंपैरिजन अब सबसे कर लिया है, ओवरऑल बड़ी कौन सी आ गई, 5/6 आ गई, ठीक है? आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको एग्जाम में यहाँ देखते ही आपको करना है 9 पंजे 45 और 6 चौक 24, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बड़ी पता लग जाएगा कि ऊपर कौन सी संख्या बड़ी आ गई, ठीक है? फिर उसका इसके साथ कर लीजिए, ये आ जाएगा फिर 12 पंजे 60 और 6 सते 42, फिर पता लग गया कि इसके ऊपर 60 आ रहा है तो यही होगी। फिर इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए और इसके साथ आप कंपैरिजन करिए, मतलब पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 11 छिका 66 और 12 24 पंजे 120, फिर पता लग जाएगा कि इसके ऊपर 120 आ गया तो ये बड़ी होगी, ठीक है? फिर इसके साथ कंपैरिजन करिए, आपको पता लग जाएगा 8 छंग 48 होगा, इसके ऊपर 48 हो जाएगा, इसके ऊपर 55 हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि यही संख्या बड़ी है, ठीक है? तो पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए अब चलते हैं, अब देखते हैं अपनी छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी होगी, तो फिर से ऐसे ही करेंगे हम, 4/9 और 5/6 में देखेंगे कौन सी छोटी है। तो इसमें कौन सी छोटी थी, इसमें थी 4/9 छोटी, हमने पहले भी करके देख लिया था, ठीक है? अब 4/9 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, 7/12 के साथ। तो 9 सते 63 और 12 चौक 48, कौन सी छोटी आ गई आपकी, फिर से 4/9 ही छोटी आ गई, ठीक है? यही आपकी छोटी है। फिर हम क्या करेंगे, फिर 7/12 कर लिया हमने, 11/24 के साथ करेंगे। तो 11 नम 99, 24 24 चौका 96, ठीक है? ये 99 और ये 96, छोटी कौन सी आ गई, फिर से आपकी 4/9 आ गई छोटी, ठीक है? फिर देखिए दोस्तों, आप ये मत कीजिएगा कि यहाँ तक किया और आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ भाई यही यही बड़ी होगी संख्या। आपको हर एक संख्या से आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो लास्ट में संख्या दी गई है वही आपकी सबसे छोटी हो, ठीक है? तो 8/11 के साथ करके देखिएगा, 8 नम 72, 11 चौक 44, तो आपकी बड़ी छोटी कौन सी होगी सबसे, यही हो जाएगी 4/9, ठीक है? तो 4/9 आपकी सबसे छोटी होगी। इसने क्या कहा, इनका योग बताना है, तो 5/6 प्लस 4/9, एलसीएम आ जाएगा 18, 36 18 यानी कि 15 प्लस 8, 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8 यानी कि 23/18 आ जाएगा। और 23/18 का मान क्या होगा, 18 का मान 18 और 5 23, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आया क्वेश्चन समझ में? चलिए तो फिर अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दिए है 72,000 रुपये के प्रारंभिक मूल्य वाली एक सोने की पट्टी को 3 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया गया, जिनके वजनों का अनुपात 3 3:4:5 है, ठीक है? यदि सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो इस प्रक्रिया में हुई कुल हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो हमें क्या पता है, जैसे उसने पहले थी क्या, ये उसने टुकड़ों में तोड़ लिया, कितने टुकड़े हुए हुए ये कितने टुकड़े हुए, ये हुए 12 टुकड़े, यानी कि 12 के हमने टुकड़े किए। तो हमारे पास टोटल
टोटल वजन कितना हो गया, टोटल वजन कितना हो गया हमारे पास, टोटल वजन हो गया हमारे पास 12। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ठीक है, यानी कि जो उसका वजन था पहले वो था 144 के बराबर। यानी कि 144 रुपये हो गए, ये हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दिए गए हैं, 72,000 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से एक का मान आ जाएगा 72,000 बटे 144, ये हो जाएगा 72 एकम 72, यानी कि यहाँ पे 1000 बच गया ऊपर, और 72 दूनी 144, यानी कि 500 हो जाएगा। ठीक है, एक का मान कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखिए, अब क्या किया उसने, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया था, ये था टुकड़ों में विभाजित होने से पहले की बात। ठीक है, उसने अब टुकड़ों में विभाजित कर दिया, वो 3, 4 और 5। ये 12 हमने क्यों लिया, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 12 हमने क्यों लिया। 12 इसलिए लिया क्योंकि 12 को ही इन टुकड़ों में तो वो तोड़ सकता है, या 24 को तोड़ेगा या 36 को तोड़ेगा। ठीक है, इन टुकड़ों में वो इसी 12 के गुणज में तोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये अलग अलग टुकड़े आ गए, अब इनका हमें रेट देखना है, इनका रेट क्या हो जाएगा। तो ये है वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 16 का क्या, 4 का क्या हो जाएगा 16, 25, 5 का क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे हम, ये जोड़ के आ गया 50। यानी कि अब क्या आया, अब आया हमारे पास 50। ठीक है, अब आया 50, और पहले कितना था 144। भाई पहले हमारे अकॉर्डिंग 144 था, अब हमारे अकॉर्डिंग कितना है 50 है। ठीक है, तो अंतर इनका कितना है, पहले था, लिख लीजिए आप, ये था पहले और ये है अब। तो 144 में से 50 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 94। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है 94 की हानि हुई है। लेकिन अब हमें इनको रुपयों में बताना है। अब हमें पता है हमारे पास जो एक यूनिट है उसका मान 500 रुपये है। अब हमारे पास है 94 यूनिट, 94 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप इसको 500 से भाग कर गुणा कर लीजिए। तो 2 जीरो ऐसी की ऐसी ही, 5 चौक 20 की, जीरो 2 हासिल का, 5 नम 45 और 2 47। तो यानी कि कितने की हानि हो जाएगी आपकी, 47,000 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। भाई पहले तो उसने क्या किया था, उसने इन टुकड़ों में तोड़ा, तो हमें पता चलेगा टुकड़ों में तोड़ने से पहले उस धातु का वजन कितना था, 12 किलो मान लो। ठीक है, ये 3 किलो है, ये 4 किलो या 5 किलो, इसमें तोड़ दिया तो पहले तो 12 किलो होगा उसका वजन, तो पहले भी उसका वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा पहले भी उसका वजन। ठीक है, तो 12 का अनुक्रमानुपाती इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती देखा तो क्या हो गया, 144 आ गया हमारे अकॉर्डिंग 12 का वर्ग करने के बाद। ठीक है, और उसके समान ही है ये, यानी कि मूल्य जो है वो उसके समान है, तो एक का मान यहाँ से 500 आ गया हमारा। अब उसने ये 3 किलो 4 किलो 5 किलो में तोड़ रखी थी, तो इसका भी वर्ग का अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, वर्ग देख लिया हमने, वर्ग का टोटल मिला के कितना आ गया 50 आ गया। यानी कि पहले तो 144 था हमारे अकॉर्डिंग, उसके जितने रुपए थे वो 144 थे, और अब कितने हैं 85 रुपये है, तो 94 का अंतर आ जाएगा। 94 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हमने निकाला है एक यूनिट का मान हमारा 500 है, तो 94 क्या हो जाएगा 47,000। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान से पक्का करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, आपका डीआई से रिलेटेड दिया गया है 2019 में, रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले। तो 2019 के लिए आपके ये वाले हैं। ठीक है, आपको कलर पहचानना होगा यहाँ पे, 2019 में रसायन, तो 2019 में रसायन का क्या हो गया 70 हो गया। ठीक है, करने वालों की संख्या 2020 में जीव विज्ञान, 2020 का आपका पैटर्न ये है और जीव विज्ञान ये है। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए 50, यानी कि अध्ययन करने वालों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, किससे 50 से, कितना अधिक है 20 अधिक है, गुणा 100। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 20 दूनी कितना 40%। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आपको बस पहचानना था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, x का मान दे रखा है 5, यानी कि x बटे वाई बराबर 5/6 ये दिया गया है। अनुपात को हम ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं, तो x का मान क्या है 5 है और y का मान क्या है 6 है, तो इसमें रख लीजिए अब 3
5 की पावर 2 और -2 6 की पावर 2। और ये फिर से अनुपात में यानी कि बटे में कर लेंगे। y कितना है 6 का स्क्वायर और माइनस x कितना है 5 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 दिया 75 माइनस 6 छंग 36 दूनी 72। नीचे क्या आ जाएगा 6 छंग 36 और माइनस 25। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया आपका 3, नीचे आ गया आपका 11, यानी कि 3:11 के अनुपात में हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनीता 2 घड़ियों को 1955 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचती है। एक घड़ी पर 15% लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ हानि बतानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि बेचती है, यानी कि हमें क्या दिया है, हमें एसपी दिया है कि एसपी उसका बराबर है 1955। तो एक को बेचती है 15% लाभ पे, ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। 15% का मतलब क्या होता है आपका 3/20 होता है। तो लाभ पे है यानी कि 20 से 23 की बेची होगी। ठीक है, दूसरी को 15% हानि पर यानी कि 20 से 17 की बेची होगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है 1955 रुपये प्रति घड़ी, यानी कि एसपी क्या है, एसपी दोनों का समान होना चाहिए। एसपी क्या होना चाहिए, समान, लेकिन यहाँ पे क्या है सीपी समान है। ठीक है, सीपी तो उसका अलग अलग होगा, जब उसने बेची है एक समान में, उसको कुछ पे लाभ हो रहा है कुछ पे हानि हो रही है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको आप करेंगे 17 से गुना, इसको आप करेंगे 17 से गुना, इसको आप करेंगे 23 से गुना। यहाँ भी इसको आप 17 से गुना और इसको आप 23 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 17 दूनी 34 340 और यहाँ पे आ जाएगा 17 51 का 1 का 5 हासिल के 17 दूनी 34 और 5 39। यहाँ पे आ जाएगा 23 दूनी 46 और यहाँ पे आ जाएगा यही सेम 391, क्योंकि यही हमने बराबर किया है। अब ये बराबर है। अब दोस्तों अगर यहाँ पूछा जाता कुछ अलग अलग, यानी कि पूछा जाता कि पहले का रेट क्या है, ठीक है, पहले का सीपी, अगर वो पूछता कि पहली वस्तु का जो 15% लाभ पर बेची गई थी उसका सीपी क्या है, तो हमें यहाँ पे इसका मान रखना पड़ता 1955 और ये भी क्या है, ये भी 1955 है। ठीक है, हमें ये मान रखना पड़ता, लेकिन हमसे लाभ हानि पूछी है, तो जो लाभ हानि आपकी रियल वैल्यू के साथ होगी वही लाभ हानि आपकी जो आपने रेशियो से निकाले हैं उन्हीं से जो निकलेगी उससे भी वही लाभ हानि होगी। ठीक है, यानी कि ये इसका एक ही ये जो है अनुपात ही आपका रियल संख्याओं का एक रूप होता है। जो आपका रियल संख्याओं के साथ होगा वही आपका अनुपात के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको जोड़िए, 2 9 9 18 का 8 का 1 हासिल का 3 और 3 6 और 1 7, ये 0 और ये 0, ये 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पे फर्क कितने का रहा है, हानि कितने की हो रही है भाई, ये तो बेचा है सीपी है, तो हानि कितने की हो रही है, यहाँ पे हानि आप कहेंगे कि जी 18 रुपये की हो रही है। किस पर हो रही है, 800 पर और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 दूनी 16, यानी कि 2.25% क्या आ जाएगी आपकी हानि आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको रियल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर वो कहता कि पहली जो 15% लाभ पर बेची गई थी उसका सीपी बताओ, या फिर 15% हानि पे बेची गई थी उसका सीपी बताओ, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य बताओ, तो आपको रियल वैल्यू डालनी पड़ती इसमें। ठीक है, तो आपको फालतू में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है वैल्यू रख के, आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि जो प्रतिशत होता है वो आपका रेशियो के साथ भी सेम होता है, रियल वैल्यू के साथ भी प्रतिशत सेम ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरुण एक कार्य को 10 दिन में, अरुण जो है 10 दिन में करता है एक कार्य को, और बिमला जो है वो 20 दिन में कर सकती है एक कार्य को। तो इनका टोटल वर्क आ गया इनका 20, यानी कि एलसीएम आ गया 20, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, अब उसने कहा है दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर, तो जब ये मिलेंगे तो ये भी इनकी एफिशिएंसी मिलेगी। 2 दिन तक कार्य करते हैं, 2 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, ये गुणा होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये गुणा होती है 10 दूनी 20 हो गया, 20 एकम 20 हो गया। ठीक है, तो ये भी गुणा होती है तो 6 कार्य हो गया, बचा कितना कार्य, 14 कार्य बचा। ठीक है, तो कितना कार्य शेष बचा 14 बचा, किस में से, 20 में से। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका 7 और ये 10, यानी कि 0.7 आ गया, तो कितना बचा, 0.7 कार्य बचा है। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको इसलिए ज़रूरी है करवाने, क्योंकि अगर इसी के टाइप
अगर दूसरा कोई क्वेश्चन टफ आ गया, लैंग्वेज टफ आ गई, या फिर आपका जो आपका दिए गए है ये डिजिट आपकी हार्ड आ गई, क्वेश्चन इजी था लेकिन आपको समझाना जरूरी था, बेसिक समझाना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 टोकरियां है, हरा नीला लाल पीला काला सफेद रंग की इसमें टोकरी, मतलब टोकरियां है ये। ठीक है, प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, सभी 6 टोकरी है, छल्लों की औसत संख्या, 6 टोकरी में जितने भी छल्ले हैं उनकी औसत संख्या कितनी है, 38 दी गई है। तो 6 जितने भी 6 टोकरी है उनमें छल्लों का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 38 गुणा 6। मैंने आपको बताया था जितनी वस्तुएं हो या जितने आदमी जितने औरतें दी गई हो और उनका औसत दिया हो तो गुणा कर लेते हैं। तो ये 6 8 48, 4 छत्तिया 18 और 4 22। ठीक है, तो इतनी हो गई। यदि नीली टोकरी को हटा दी जाए, इसमें से एक नीली टोकरी हटा दी, कितनी टोकरी बची, 5 टोकरी बच गई। अब तो 5 का तो शेष टोकरी हो गई छल्लों की औसत संख्या, यानी कि शेष की औसत संख्या कितनी आ गई, 34 आ गई। लेकिन हमें 5 का योग निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 34 गुणा 5 करेंगे, भाई ये भी औसत है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 या 15 2 17। ठीक है, तो अब हमें यह बताना है कि जो हमने नीली टोकरियां निकाली है इसमें कितने छल्ले थे, तो इनका माइनस क्या होगा, इनका अंतर ही इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 228 में से 170 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि 58। तो कितने छल्ले थे उसमें, 58 छल्ले थे। ठीक है भाई, यही तो हमने हटाया है, इसकी वजह से तो ये जो योग आया है ये कम आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 की पावर 3। 12 की पावर 3 क्या होता है, 12 12 144 गुणा 12। तो 12 चौक 48 का 8 का 4 हासिल के, 12 चौक 48 और 4 52, 5 हासिल के, 12 एकम 12 और 5 17। ठीक है, गुणा 16 छिकम 96 यानी कि 256 हो जाएगा, और माइनस 14 14 196 और माइनस 40। ठीक है, अब माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये 56 प्लस का है तो कितना हो जाएगा, 256 और माइनस 236 हो जाएगा। ठीक है, और भाग 2 है और माइनस के 9 की पावर 4 है। ठीक है, तो 1728 और गुणा ये हो जाएगा यहाँ से 20 और यहाँ पे भाग 2 है, यानी कि टोटल आ जाएगा 10 और माइनस 81 और गुणा 81, 9 की पावर 4 को हम 81 गुणा 81 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1728, एक जीरो लग जाएगी 10 वाली। ठीक है, ये हट जाएगा, माइनस 1 एकम 1 1 अट्ठे 8 8 एकम 8 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो ये जगह 1 16 65 यानी कि 65 61। तो इसमें से आप क्या करिए, 65 और 61 को घटा लीजिए, 65 61 को, तो ये 9 हो गया, यहाँ पे 7 में 6 जाके 1 बचा, यहाँ पे 12 में से 5 जाके 7 बचा, 16 में से 6 जाके 10 बचा। तो क्या हो जाएगा, 10,719, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इजी क्वेश्चन था, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वर्ष के दौरान कॉलेज सी में विभिन्न ओलंपियाड में प्रतियोगियों की संख्या के सीमा परिसर, क्या बताना है, सीमा परिसर किसमें, कॉलेज सी में। तो कॉलेज सी कौन सा है, ये है। सीमा परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, तो वो क्या होता है, सीमा परिसर होता है। यानी कि बड़ी जो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे सबसे छोटी होगी, इनका अंतर क्या होता है, सीमा, यानी सीमा परिसर यानी कि लिमिट होता है। ठीक है, तो ये 250 में से 250 हो गई सबसे बड़ी, और कोई बड़ी नहीं है, उससे सबसे छोटी होगी 80 सॉरी, तो ये हो गया आपका 170, अंतर ले लिया इनका, 170 हो गया। तो कॉलेज सी से प्रति ओलंपियाड में प्रतियोगियों की औसत संख्या, अब कॉलेज ई से, ई में कितने हैं, औसत संख्या बतानी है आपको। तो औसत संख्या के लिए पहले योग करना पड़ेगा। ठीक है, योग के लिए देखिए 2 और 5 7 और जी 3 10 की 0 1 हासिल का, 1 और 8 9 और 8 17 और 8 25 का 5 का 2 हासिल का, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 4 और 2 6, भाई 8 और 8 16 और 8 3 24 और 1 25 और 1 26। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा 26 का 6 का 2 हासिल का, 4 और 2 6। ठीक है, अब ठीक हो गया। तो
इसने कहा है औसत यानी कि बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 132, इनका अंतर बताना है अब। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो गया 38 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समान चाल से चल रही 240 मीटर लंबी दार्जिलिंग मेल, ठीक है, कितनी लंबी है? 240 मीटर लंबी है दार्जिलिंग ट्रेन, एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो क्या होता है, ट्रेन और पुल की दूरी के बराबर जितनी उनकी दूरी का योग होता है उतनी दूरी वो पार करती है, पार करने में उतनी दूरी लगती है। ठीक है, तो कितना सेकंड लेती है? 40 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये क्या आएगा आपका? दूरी। ठीक है, ये तो है आपकी दूरी और ये क्या है? समय। तो क्या निकलेगा? ये निकलेगी आपकी चाल। ठीक है, तो यहाँ से चाल निकल गई। अब देखिए, पुल पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको कोई ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, और इसकी आपको पता है, मैंने कल बताया था कि यहाँ पे इसकी कोई लंबाई नहीं है, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा उसको, आदमी को क्रॉस करने के लिए? केवल अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी दी गई है? उसकी लंबाई दी गई है 240। ठीक है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब ये 240 है, ये पार कर रही है, तो ये पुल का जो पुल दिया गया है उसकी भी दूरी को पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि पुल की दूरी और ट्रेन की दूरी प्लस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 240 हो जाएगा और बटे कितना होगा? बटे होगा 12, क्योंकि 12 सेकंड में कर रही है वो क्रॉस। ठीक है, तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, तो 240 और प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तिरछी गुना हो जाएगी, यानी कि 800। ठीक है, तो x बराबर ये 240 इधर चला जाएगा, तो 800 में से 240 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा ये 570, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ये कहने का मतलब ये है, अगर कोई ट्रेन पुल को क्रॉस कर रही है तो उसको कुल अपनी अपनी दूरी और पुल की दूरी के जितनी दूरी चलनी पड़ेगी उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, और यहाँ भी हमने चाल निकाली और यहाँ भी हमने चाल निकाल दी। ठीक है, तो चाल और चाल बराबर, तो x का मान निकल जाएगा हमारे पास 560। ठीक है, ये क्या है? पुल की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2 दर्जन केले हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन में होते हैं आपके 12 चीज। ठीक है, एक दर्जन में होते हैं 12 केले, तो यहाँ से आपके 2 दर्जन है तो कितने हो जाएंगे? 24 केले। ठीक है, 24 केले उसने खरीदे हैं कितने में? 16 रुपये प्रति दर्जन। तो 2 दर्जन है, कितने के हो गए टोटल? 32 रुपये के। ठीक है, 32 रुपये के हो गए, ये खरीदे उसने, यानी कि ये सीपी है उनका। उसने कहा है 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद, यानी कि 18 केले उसने बेचे, कितने बेचे? 18, कितने रुपए प्रति दर्जन? 12 रुपये प्रति दर्जन। 18 किलो में दर्जन कितने होते हैं? आप कहेंगे 1.5 दर्जन होते हैं। ठीक है, तो 1.5 दर्जन होते हैं और 12 के हिसाब से बेचे तो कितने के बिक जाएंगे? ये 18 रुपये के। ठीक है, यानी कि 18 रुपये के। ये क्या है? ये एसपी है। अब उसके पास कितने केले बचे हुए हैं? अब उसके पास बचे हैं 24 में से 18 जाने के बाद 6 केले बचे हैं बेचने के लिए। भाई खरीदे थे 24 तो बेचने भी 24 पड़ेंगे। ठीक है, 6 केले बचे हैं। उसने कहा है दुकानदार दर को कम करके 4 रुपये प्रति दर्जन कर देता है जो बाकी के केले बचे हैं। तो 4 रुपये प्रति दर्जन करता है, यानी कि 12 किलो की कीमत कितनी कर देता है? 4 रुपये। ठीक है, हमारे पास केले कितने हैं? 6 हैं केवल, तो रुपये कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे रुपये भी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 रुपया। अब देखिए, अब उसने 6 केले, ये टोटल केले कितने हो गए हमारे? 18 और 6 कितने हो गए? 24 केले हो गए। बेच कितने के दिए उसने? बेच दिए उसने 18 और 2 20 रुपये के। ठीक है, और खरीद कितने के रखे थे उसने? 32 रुपये के। ठीक है, तो हानि कितने की हो गई इस पर? हानि हो गई पर 32 में खरीदे थे और ये बेच दिए उसने, एसपी किए उसने 20 रुपये में। ठीक है, तो हानि कितने की हो गई? 12 रुपये की। किस पर हुई? 32 रुपये पर, और गुणा 100। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 8 32 और ये 4 दूनी 8 और ये 25 बार, तो 25 तिया 75 बटे 2 कितना होता है? 37.5%। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर मौजूद दो मित्र एक दूसरे की ओर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं। दोस्तों ये है आपका टी मीटिंग वाला, ठीक है, टी मीटिंग वाला क्वेश्चन है आपका ये, यानी कि किसी चीज़ को मिलाना होता है इसमें। जैसे दो चीज़ें हैं, ट्रेन वगैरह हो गई या फिर गाड़ी वगैरह हो गई, उनको मिलाने की बात की जाती है। तो इसमें क्या होता है, कुल दूरी जितनी भी है, ये कुल दूरी जितनी भी आपकी है वो, और बटे क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर वे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। और एक दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो क्या होगी, चाल उनकी घट जाएगी। ठीक है, या प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन आपके नज़दीक से निकल के जाए दूसरी दिशा में, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको कुल दूरी देख लेंगे। कुल दूरी इसमें कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर। तो 10 बटे कितने हैं, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो बटे 24। ये हो गए आपके घंटे। और आपने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में आपको मिनट मिलेगी। ठीक है, मिनट है तो इसको मिनट में बदलेंगे। एक घंटे में होती है 60 मिनट, और एक 10 बटे 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, गुणा 60 कर देंगे। तो 6 चौक 24, 6 दाई 60, ये हो जाएगा आपका कितना, 100 बटे 4 यानी कि 25 मिनट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 25 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित राशि में 20%, निश्चित राशि में 20% और शेष में 10% घटाने के बाद, यानी कि निश्चित राशि हमने मान ली 100, इसमें से हमने 20 घटा दिया, तो 100 का 20% 20 ही होता है, 20 घटा तो 80 आ गया। ठीक है, अब कह रहा शेष में से, शेष क्या है, 80, 80 में से 10% और घटाओ। किसका 10%, 80 का 10%। तो घटाने के लिए, घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक है भाई, 100 में से 10 घटाने पर क्या बचता है, 90 बचता है। तो बचने वाला ही हमें से पूछा है, तो बचने वाला कितना है, 90 बटे 100 है। ठीक है, 80 का 90% निकाल दिया, तो कितना होगा ये हो जाएगा 8 नम 72। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, हमारे अकॉर्डिंग आया 72, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 7200। तो एक बराबर कितने हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, मूल योग ज्ञात कीजिए। मूल योग क्या था उसका, 100 था, तो एक बराबर 100 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन, और ये आपके संभावित प्रश्नों में से है। आपको जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप जाके देखिएगा कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट और सारी की सारी मैथ की क्लास लेते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको आप छोड़ के नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।